कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो बहुत सर्दी पड़ रही है और हाथ निकालने का रजाई से मन है नहीं, बाहर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करने का मन है नहीं, बट मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती है ना। अब देखो यहाँ पर हम सबको पता है जोजो मोरिन्यो को कर दिया गया है सैक, और मोरिन्यो जब जब सैक होते हैं तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई मोरिन्यो की अगली जॉब कहाँ होगी, क्योंकि ये बंदा इतने बार सैक हो चुका है, लेकिन जिस भी क्लब में सैक हुआ है उस क्लब के लिए एक ट्रॉफी ज़रूर जीती है, एक्सेप्ट फॉर टॉटनहम हॉटस्पर्स, क्योंकि वहां पर तो उन्होंने उसको फाइनल ही नहीं खेलने दिया। फाइनल में अगर खेलने के बाद सैक करते तो क्या पता शायद वो ट्रॉफी जीत जाता। बट यहाँ पर दो क्लब हैं जो कि नल्ले बेरोजगार छपरे उतरे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं अभी, और देख रहे हैं कि अगर उनके जो करंट मैनेजर्स कर रहे हैं अगर वही करते रहे तो इसके बाद वो अगला मैनेजर कौन अपॉइंट करेंगे। एक हो गई चेल्सी और दूसरी हो गई मेरी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो फैंस हैं उनका सपना है कि भाई जोसे को एक बार वापस से ना टीम को मैनेज करते देखना है, क्योंकि जोसे ने जो पिछली बार कर लिया था अगर जोसे उसका आधा भी कर देगा आकर इन प्लेयर्स के साथ में, तो ये प्लेयर्स तो हैं इस लायक कि कुछ कर जाएंगे। वो टीम तो आपकी बहुत ही ज़्यादा बेगैरत टीम थी जिसमें मैच विनर्स नहीं थे, मैच विनर्स तो खैर अभी भी नहीं है, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि वो टीम जो थी उसके कुछ प्लेयर्स अभी भी हैं क्लब में। जैसे कि लूक शॉ से नहीं बन रही थी जोसे मोरिन्यो की, तो लूक शॉ तो अभी भी क्लब में है और लूक शॉ को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। मार्कस रैशफोर्ड जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन थे क्यों जोसे मोरिन्यो को सैक किया गया था, पॉल पोग्बा एक अलग रीजन थे, बट मार्कस रैशफोर्ड अपने आप में बहुत बड़े रीजन थे। मैनकूनियन है, अकेडमी ग्रेजुएट है, जोसे वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग विद हिम, एंड देन यहाँ पर जोसे को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। और मोरिन्यो के जाने के बाद भाई रैशफोर्ड ने पब्लिकली ये बोला था कि वो मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा था, वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था, वो ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। तो अगर जोसे का सीन बनता है वापस से क्लब में आने का, तो पहली बात है जो जो पहला पत्ता कटेगा क्लब में से वो होगा मार्कस रैशफोर्ड का। इतना तो आप कंफर्म समझ लो कि अगर जोसे वापस आता है, जिसकी उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जोसे मोरिन्यो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड होगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है तो भाई सबसे पहले जो बंदा क्लब छोड़ के जाएगा या जिसको निकाला जाएगा जोसे के एंड से, अगर जोसे के हाथ में पावर दी जाएगी तो दैट वुड बी मार्कस रैशफोर्ड। बट यहाँ पर सीन इसलिए जोसे का समझ में नहीं आ रहा है या फिर बन नहीं रहा है क्योंकि देखो जोसे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि उसको कंट्रोल चाहिए और उसको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि मेहनती हों, जो कि वर्क हार्ड करना जानते हो। हमारी टीम में बहुत ज़्यादा लेजी प्लेयर्स हैं, हमारी टीम में बहुत ज़्यादा आप बोलोगे नॉन जोसे स्टाइल वाले प्लेयर्स हैं, तो हम कैसे सस्टेन करेंगे। बहुत सारी साइनिंग्स चाहिए होंगी, बट उस साइनिंग्स के लिए आपको पैसा चाहिए होगा और पैसा भी हमारे पास है नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्यों ये जो जोसे टू यूनाइटेड का सीन है वो नहीं सेंस बनाता, इट्स बिकॉज कि जोसे का काम करने का तरीका बिल्कुल ऑपोजिट है जो आपके एरिक टेन हैग का है। प्लस अगर हायरकी लेवल पे लोग नहीं होंगे और हमारा जो आप बोलो एक स्ट्रक्चर है उसमें अगर फ्रीडम जो है वो मैनेजर के हाथ में नहीं दी जाएगी और जब तक ये प्लेयर ऑब्सेशन खत्म नहीं किया जाएगा तब तक जोसे क्लब में एक सक्सेसफुल मैनेजर के तौर पे साबित नहीं हो पाएगा। एक क्लब है जो कि बन सकता है जोसे की नेक्स्ट डेस्टिनेशन और वो है चेल्सी। अब देखो चेल्सी टू जो मतलब चेल्सी एंड जोसे मोरिन्यो इट्स अ लव स्टोरी जो कि आपके लिए 2003-4 में शुरू हुई थी। उसके बाद 2 टाइटल जितवाने के बाद तीसरे सीजन में आके जोसे को सैक कर दिया, फिर जोसे वापस आए, जोसे ने फिर एक बार टाइटल जीता और उसके बाद जोसे को वापस से सैक कर दिया गया। और लास्ट टाइम जब जोसे सैक हुए थे तो बहुत ही आप बोलोगे कड़वे नोट्स पर जोसे मोरिन्यो और चेल्सी के बीच में रिलेशनशिप एंड हुआ था। उसके बाद जब जोसे यूनाइटेड को मैनेज करते हुए वहाँ पर गए आपके स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, तब वहाँ की क्राउड ने जोसे को एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर स्पर्स को भी मैनेज कर लिया जोसे ने। तो जोसे और आप चेल्सी फैंस के बीच में जो अभी एक आप बोलोगे टेंशन है ना वो देखी जा सकती है, लेकिन हाँ लार्जर सेक्शन ऑफ चेल्सी फैंस चाहते हैं कि जोसे मोरिन्यो आ जाए क्लब में। बट सबसे बड़ा सवाल ये कि वही सेम पॉइंट जो यूनाइटेड केस में है, क्या वही सेम पॉइंट जोसे का यहाँ नहीं बनेगा कि जोसे मोरिन्यो अगर चेल्सी आते हैं तो जोसे को चाहिए लीडर्स। क्या चेल्सी में लीडर्स हैं? क्या चेल्सी में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जोसे के स्ट्रिक्ट बिहेवियर को, जोसे के आप बोलोगे टू द पॉइंट वाले अप्रोच को और आप बोलोगे रूड नेचर को एक्सेप्ट कर पाएंगे और चेल्सी को वो दे पाएंगे जो जोसे उनसे डिमांड करेगा? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो टीम आपने बनाई है एंड दैट इज डाउन टू द मैनेजमेंट, जो टीम यहाँ पर चेल्सी फुटबॉल क्लब ने बनाई है उसमें जोसे को और नाम चाहिए होंगे और एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होंगे, क्योंकि जोसे एक वो मैनेजर नहीं है जो कि एक क्लब खड़ा कर दे। जोसे एक वो मैनेजर जो खड़े खड़ा क्लब को ट्रॉफी जितवा दे, जो कि उसने आकर चेल्सी में किया था जब वो सबसे पहली बार आया था या फिर जब वो दूसरी बार आया था। क्योंकि पहली बार जब आया था तो उन्होंने क्लॉडियो रनेरी को पहले अपॉइंट कर रखा था, उसमें टीम बनाई, अगले साल में आकर वो टीम थी,
उसमें प्लेयर्स थे, उन्होंने एक दो एलिमेंट और डाले और वहाँ पर वो टाइटल जीत के 2 लगातार, और वो भी एक तरफा। बट यहाँ पर इस वक्त पे जोजे मोरिन्यो अगर आप देखो खुद अपने मैनेजरियल करियर में काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज में है, जहाँ पर रोमा के साथ उनका टेन्योर काफ़ी सोर नोट पे एंड हुआ और कोचिंग टेक्निक्स भी काफ़ी आप बोलोगे आउटडेटेड हैं। लेकिन आज भी जोजे मोरिन्यो को अगर आप ट्रॉफी जीतने के लिए अपॉइंट कर रहे हो और उसको स्क्वाड दोगे तो डेफिनेटली जोजे विल डिलीवर। बट हाँ, ये ज़रूर है कि क्लॉप और पेप के टाइम पीरियड में जोजे मोरिन्यो क्या चेल्सी को प्रीमियर लीग जितवा पाएंगे? इसका आंसर शायद अभी जो लोग अगर मुझसे पूछेंगे तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जोजे को खुद अभी थोड़ा सा उस फेज में जाने में वक्त लगेगा और एक बड़े क्लब को मैनेज करते में, बड़े लेवल पर एक्सपेक्टेशंस को मैच करने में थोड़ा सा जोजे को अभी टाइम चाहिए, जो कि जिसके लिए अभी चेल्सी प्रिपेयर्ड नहीं है। बट यहाँ पर जोजे की कहानी से हटकर हम वापस से ज़रा ट्रांसफर्स पे आते हैं। यूनाइटेड ने अल्वारो फर्नांडिस को सेल कर बेसिकली लोन पर भेज दिया बेनफिका में। उस पर हमने एक बायबैक क्लॉज और एक सेल ऑन क्लॉज डाल रखा है। अगर वो खरीदती है बेनफिका, उसको परमानेंट करती है, तो वहाँ पर हम यहाँ पर उसको वापस से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी जो हमने हनीबल के केस में किया है, हनीबल के केस में भी 20 मिलियन का उनको आप बोलोगे एक सेल परचेज करने के लिए हमने क्लॉज डाल रखा है अगर वो चाहें तो। और उसके बाद हमारे पास बायबैक ऑप्शन है फॉर 35 मिलियन। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि कल जो न्यूज़ आई है फकुंदो पेलेस्ट्री टू ग्रेनाडा हो सकता है, तो वहाँ पर हमें कुछ अमाउंट मिल जाएगा। अब वो परमानेंट है, लोन है, वो क्लियर नहीं है, बट फकुंदो पेलेस्ट्री टू ग्रेनाडा 6 मंथ के लोन बेसिस पर तो होने वाला है। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ जो आई है ना, उसे सुनकर मैं थोड़ा दंग और कंसर्न्ड भी हूँ। आपने फकुंदो पेलेस्ट्री को लोन पर भेज दिया, आपके पास एंटनी है, सेंचो आपका ऑलरेडी डॉर्टमंड जा चुका है, आप कैसे अमाद डियालो तो मिडल्सब्रो की जो डील है वो फाइनलाइज करने वाले हो और क्यों करने वाले हो? उसके अगर ये डील फाइनलाइज हो गई तो हमारे पास राइट विंग पर प्योर राइट विंग ऑप्शन के तौर पर जो एक नाम बचेगा दैट इज एंटनी, और गर्नाचो आपका खेल रहा है राइट विंग पर बट ही इज नॉट अ राइट विंगर। तो क्या यहां पर डिसीजन मेकिंग, और अगर आप इतने लोन डील फाइनलाइज कर रहे हो तो क्या इसका मतलब है कि आप कोई प्लेयर लेकर आओगे? क्योंकि देखो 15 दिन बीत चुके हैं, 15 दिन बाकी हैं, लेकिन यूनाइटेड अभी भी मार्केट में किसी भी प्लेयर से लिंक नहीं हुए जिसको वो लेकर आना चाहते हैं, या फिर एक आप बोलोगे एक स्टार्ट हुआ है कॉन्वर्जेशन का किसी सेलिंग क्लब के साथ जहां पर नेगोशिएशन में है हम। तो अगर आप यहां पर अमाद डियालो टू मिडल्सब्रो की डील भी जो फाइनलाइज हो सकती है अगर वो करवा दोगे तो फिर यूनाइटेड विंटर मार्केट के बाद बाकी बचे सीजन में सर्वाइव कैसे करेगी? लेट्स से कि एंटनी इंजर्ड होता है या फिर लेट्स से कि गर्नाचो इंजर्ड हो जाता है, तो क्या एंटनी जिसके पास अभी टेबल पर रखने के लिए स्टैट्स के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है, तो क्या वो आपको कैरी आउट कर लेगा पूरे सीजन भर के लिए? मुझे तो नहीं लगता। और क्या टेनहैक की जॉब एंट्री को खिलाकर बची रह जाएगी? क्योंकि नंबर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जब आपके फॉरवर्ड्स के लिए यहां पर बॉल पास नहीं की जाएंगी फाइनल थर्ड में, तो कैसे हो पाएगा? अभी स्टैट्स आप देखो जो लास्ट गेम के थे स्पर्स के, भाई रैस्मुस हॉयलैंड को किसी भी प्लेयर ने मैक्सिमम 2 बार ज्यादा फाइंड नहीं किया। आंद्रे ओनाना के 2 पासेस हैं टू रैस्मुस हॉयलैंड, ब्रूनो फर्नांडिस के 2 पासेस हैं टू रैस्मुस हॉयलैंड, और गर्नाचो ने तो एक पास नहीं दिया, रैशफोर्ड का 1 पास है टू गर्नाचो, ओ सॉरी टू रैस्मुस हॉयलैंड। तो जब तक आपके फॉरवर्ड को बॉल फीड नहीं की जाएगी तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके लिए रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा? और अगर ये अमाद डियालो टू मिडल्सब्रो की जो डील है वो फाइनलाइज हो जाती है तो यूनाइटेड कैसे आधा सीजन जो बचा हुआ है वो कैरी आउट करेगी? कैसे इस उम्मीद पर हम मैचेस देखें कि नहीं ये टीम अभी भी कम बैक करके टॉप 4 के आसपास फिनिश कर सकती है? टॉप 4 एक, अब आप बोलोगे एक ड्रीम है हमारे क्लब के लिए, ये टॉप 4 तब तक अचीव नहीं होगा तब तक हम सारे अपने मैचेस यहां से बेसिकली जीतने के लिए ना खेलें और जो हमसे ऊपर बैठी टीम है वो कम से कम 4 या 5 मैच हारें, क्योंकि अभी जो हमारे और टॉप 4 की टीम से गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर हर टीम जो हमसे नीचे वो भी इंप्रूव कर रही है, लेकिन हम जस के तस हैं, जहाँ थे वहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस विंटर मार्केट में सिर्फ प्लेयर्स को लोन पर भेजेंगे और कोई भी नया एडिशन नहीं करें, क्योंकि आप अभी अगर इस वक्त पे देखोगे तो हमारे पास अगर आप देखो सेंटर बैक के तौर पर एक बेटर ऑप्शन नहीं है। लिसांड्रो वापस आए विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, फैंटास्टिक थिंग, बट अभी राफेल वरान की आप बोलोगे फिटनेस पर आप गैम्बल नहीं खेल सकते फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। मैगवायर अभी भी अनअवेलेबल है, यहाँ पर लिंडलॉफ भी अनअवेलेबल है, और जॉनी इवांस ने जो परफॉर्मेंस ड्रॉप की है आपके स्पर्स के अगेंस्ट, वो क्लियर कट पिक्चर बताता है कि आपको जो टीम हाई प्रेस करेगी, जो इंटेंसिटी पूरे मैच में बना के रखेगी, उसके अगेंस्ट इस बैकलाइन के साथ आप नहीं खेल सकते। तो बहुत ज़रूरी है यूनाइटेड का कि एक सेंटर बैक साइन किया जाए, और गोंचालो इनासियो टू लिवरपूल अगर हो गया, आपके हाथ से आपके नाक के नीचे से एक अच्छा प्लेयर जाएगा। प्लस आपके जो अभी लिंक्स आने शुरू हुए हैं, बेसिकली जर्मन मीडिया ने लिंक्स बनाने शुरू किए कि हम मथाइस डिलिट को ला सकते हैं, अगेन अ फॉर्मर आईएक्स प्लेयर,
और मथाइस डिलिट के पिछले 2 टेन्योर जो रहे आइक्स को छोड़ने के बाद वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। यूवेंटस में एक हाई प्राइस टैग पर सेल हुए वो, वहां पर भी उनको उस लेवल की सक्सेस हमने अचीव करते नहीं देखा। देन बायर्न भी उनको एक बहुत हेफ्टी प्राइस टैग पर लेकर आई, वहां भी उनको आप परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो इतनी कोई जस्टिफिकेशन वाली नहीं दी उन्होंने। प्लस अभी तो थॉमस टूकल के वो सिस्टम में ही नहीं है। अगर यूनाइटेड भी इनको परचेस करके लेकर आती है तो हमें बहुत हेफ्टी अमाउंट देना पड़ेगा गिवन द कॉन्ट्रैक्ट ही इज अंडर। और यहां पर आपके पास जब लास्ट ईयर किंगमिन जे को लाने का मौका था, वहां आपने सिचुएशन पे कैपिटलाइज नहीं किया, वहां आपने फर्स्ट मूव जो थी वो नहीं डाली। तो अभी वापस से वही सेम गलती, बड़े नामों के पीछे जाना, और बड़े नामों के पीछे अगर जा भी रहे हो तो कम से कम ऐसे प्लेयर्स को लेकर आओ जो इंजरी प्रोन ना हो, क्योंकि एंथनी मार्शल केस में आप वो सिचुएशन फेस कर रहे हो, वरान के केस में वो सिचुएशन फेस कर रहे हो। देन आप देखो बाकी जो साइनिंग्स आपकी मेसन माउंट वगैरह रही हैं वो भी इंजर्ड रहे हैं। तो ये पहली बात तो क्लियर करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि आपको कौन से प्लेयर्स चाहिए, आपके प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो क्या है, और आप अगले 2 साल के लिए टीम कहाँ देखना चाह रहे हो। अगले 2 साल में आपकी टीम आप चाहते हो कि टाइटल के करीब पहुंचे, फाइट करे आर्सेनल लिवरपूल जैसे, या फिर आप चाहते हो कि नहीं धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, 4-5 साल में भी अगर टीम बनकर तैयार होगी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सवाल सबसे बड़ा यही है कि इतनी आउटगोइंग्स के बाद यहाँ पर क्या कोई इनकमिंग्स आने वाली हैं, और अगर कोई इनकमिंग आने वाली है तो आखिरकार वो इनकमिंग होगी कौन, क्योंकि करीम बेंजेमा टू यूनाइटेड के जो टॉक्स थे वो भी डाई डाउन होते दिख रहे हैं आपको। और अब आपको पता नहीं है कि बेसिकली ये राइट विंगर के पोजीशन पे कोई आएगा या नहीं आएगा, या फिर मिडफील्ड में कोई आएगा नहीं आएगा, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपका डिफेंस में कोई आएगा या नहीं आएगा। बट आपके क्या ख्याल है इस पूरी सिनेरियो के ऊपर, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मोरिन्यो टू चेल्सी या मोरिन्यो टू यूनाइटेड पे आपके क्या ओपिनियंस है वो जरूर शेयर करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।